लगातार बात हम दिल्ली की कर रहे हैं क्योंकि आज दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दिल्ली पहुंच चुके। इसके अलावा भी तमाम भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में शामिल होंगे। तमाम वीवीआईपीज यहां पर नजर आएंगे। लेकिन बेहद अहम ये आज का दिन रहने वाला है। लगातार हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान भी जुड़े हुए हैं और योगेश जी, इससे पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि क्या फैक्टर्स यहां पर हो सकते हैं जिसे लेकर हम कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता पहली पसंद बनी है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र ओझा जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, उनका भी रुख में करना चाहूंगी। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, जब दिल्ली की बात होती है तो कई गुड़ा भाग भी किए गए, लेकिन हमेशा बीजेपी सरकार बनाने से चूकती रही। 27 साल बाद ये सूखा भी खत्म होता है और उसके बाद जो चर्चा का बाजार गर्म था वो सीएम चेहरे को लेकर। आपका एनालिसिस क्या कहता है, किस तरह से सभी समीकरणों को साधते हुए बीजेपी ने रेखा गुप्ता का चयन किया, उनके नाम पर मोहर लगी? आप सबको नमस्कार जी। रेखा गुप्ता जी के विधानसभा क्षेत्र में शालीमार के अंदर यह राजस्थान का एक सौभाग्य कही है आप, या राजस्थान के लिए एक अनूठी बात कही है कि वहाँ उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर 10 दिन तक राजस्थान से सांसद है महिमा कुमारी जी, वो उस विधानसभा क्षेत्र में उनके साथ रेखा जी के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने भी फर्स्ट इंडिया के लिए काफी कुछ बताया है। दूसरी बात, उसके पास की विधानसभा शालीमार के पास की विधानसभा क्षेत्र त्रिनगर, वहां पे राजस्थान से जो जोधपुर से विधायक है अतुल बंसाली जी, वो वहां लगातार 2 महीने तक रहे हैं। उन्होंने भी रेखा जी के मामले में काफी कुछ बताया है। राजस्थान की कई अनूठी चीज है कि राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा वहां विधानसभा क्षेत्र में कार्य किया उनके साथ, और आज वो राजस्थान की दिल्ली की मुख्यमंत्री बन रही है। आपने श्वेता जी, आपने पूछा था कि ये किस तरह के लिए उनके लिए एक सौभाग्य की बात रही। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 2022 के अंदर दिल्ली नगर निगम के चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको महापौर का प्रत्याशी के रूप में वहां खड़ा किया था और वो चुनाव हुआ। दिल्ली महानगर पालिका के अंदर जितना बजट विधानसभा का है उससे करीब करीब थोड़ा कम बजट वहां रहता है। पूरी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंदर कार्य करने के लिए जितना अनुभव उनको रहा है इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर और किसी नेता को नहीं रहा था जो विधायक चुन के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको लगातार कई संगठनात्मक पदों पे कार्य करने का मौका दिया जी। उसमें उन्होंने महिलाओं के लिए कार्य किया। दूसरी सबसे बड़ी बात ये रही कि महानगर पालिका में दक्षिण दिल्ली की वो मेयर रही है। उस समय भी उनके पास महिला सशक्तिकरण का कार्य था। दिल्ली के अंदर कम से कम 35% महिला वोटर है और उनका विधानसभा क्षेत्र शालीमार वो पूर्वांचल के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पूर्वांचल के अधिकतर मतदाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के मतदाताओं का सबसे ज्यादा हार जीत के अंदर सत्ता के अंदर समीकरण रहा हुआ है। पिछले 6 चुनाव के अंदर अपन देखते हैं, चाहे वो आप शीला दीक्षित का 3 चुनाव रहा हो, सत्ता रही हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की रही हो, दिल्ली के अंदर जिन्होंने पूर्वांचल की वहाँ 16 सीटें हैं। दिल्ली के अंदर 16 सीटों में जिन्होंने पूर्वांचल की सीटों को सबसे ज्यादा जीता वो सत्ता में आए। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आपका और उन सबका मिक्स तोड़ते हुए वहां सबसे ज्यादा पूर्वांचल की सीटें जीती जी। और पूर्वांचल में सबसे अच्छा प्रभाव वहां दिल्ली के अंदर माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं तो रेखा जी का माना जाता है। उनको रेखा जी को जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने वहां मुख्यमंत्री के रूप में चुना है उसका पूर्वांचल में बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। दूसरा, ये हरियाणा से उनका जुड़ाव रहा है क्योंकि हरियाणा की मूलकी है, हरियाणा से उनकी पैदाइश रही हुई है। उनके पिताजी फादर सब हरियाणा से रहेंगे। हरियाणा का जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आधार रहा है इस चुनाव में भी, और दिल्ली के अंदर जो हरियाणा का प्रभाव रहा है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस चुनाव के लिए रहा जी। बिल्कुल, आने वाले वर्षों जी 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 आप बिल्कुल भूपेंद्र जी, अहम ये फैक्टर्स है जिसका आपने जिक्र किया कि कैसे कैसे राजस्थान की भी भूमिका यहाँ पर रही है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी लगातार प्रचार प्रसार में गए। कई विधानसभाओं में उन्होंने संबोधन दिया, बीजेपी के लिए वोट की अपील भी की, और ये बेहद अहम तस्वीरें दिल्ली से हम लगातार दिखा रहे हैं। जब मंदिर पहुंची है रेखा गुप्ता और हनुमान मंदिर पहुंची है रेखा गुप्ता, ये अहम तस्वीरें हैं। हालांकि आज का दिन रेखा गुप्ता के लिए बेहद खास है। एक नई जिम्मेदारी आज से उन्हें मिलने वाली है जब 12:30 बजे 12:35 पर वो शपथ लेंगी, लेकिन उससे पहले आशीर्वाद जरूरी है। संकट मोचक का हनुमान मंदिर पहुंची हैं रेखा गुप्ता। ये बेहद अहम तस्वीरें
लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। योगेश जी, रेखा गुप्ता का नाम ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स है और सभी समीकरणों को साधने की कोशिश है, और ऐसा भी नहीं कि रेखा गुप्ता को उठाकर सीधे उनको चुनाव लड़ा दिया गया हो, और वो लगातार वो सक्रिय रही अपने कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी टाइम से लगातार वो सक्रिय रहे, और उसके बाद जब से एबीवीपी संगठन से जुड़ी अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाया, चुनाव लड़ी, भले ही हार का सामना क्यों ना करना पड़ा हो। ये सभी एक मैसेज देता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, तो आपको फल कभी ना कभी जरूर मिलेगा। राजस्थान भी उसका एक उदाहरण है। देखिए, ये बात सही है आपकी कि अब संगठन से निकले नेताओं की बारी है बीजेपी के अंदर। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि काडर के नेताओं को तरजीह देने की जो एक अलग तरह का सिलसिला दिख रहा है वो नज़र आ रहा है, और काडर से ही निकलकर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे राजस्थान में, और अब यहाँ पर दिल्ली के अंदर भी ऐसा दिख रहा है। ओवरऑल हम जिस तरह दिल्ली का विश्लेषण करें तो दिल्ली को, जैसे हमने पहले कहा, मिनी इंडिया है। रेखा गुप्ता काउंसलर रही, काउंसलर रहने का फ़ायदा ये मिला कि उन्हें दिल्ली की ज़मीनी स्थिति का पता है, उन्हें पता है कि डीडी के अंदर किस तरह से काम किए जाने हैं, उन्हें पता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और तमाम जो मूलभूत मसले हैं उनका कैसे हल किया जाना है। अरविंद केजरीवाल ने इन्हीं मुद्दों को छुआ था। अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक खोले, मोहल्ला स्कूल्स खोले, और धीरे धीरे उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब तबके को भी साधने का काम किया। रिक्शा चलाने वालों को साधा, उन्होंने गिग वर्कर्स को साधा, और अब वही कोशिश रेखा गुप्ता की मुझे लगता है कि होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत करीब से इन तमाम जो मुद्दे हैं उनको बहुत करीब से देखा है। तो ऐसे में अभी एक बड़ी चुनौती उनके लिए रहेगी किस तरह से दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता को तमाम मूलभूत सुविधाएं मिले, दिल्ली की जनता को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिले, दिल्ली की जनता को गंदे पानी से मुक्ति मिले। यमुना का जल अपने आप में बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा दिल्ली के अंदर, और जिस तरह से इतना पॉल्यूशन वहाँ उस जल सबसे का, ज्यादा दिल्ली में हवा और पानी ही समस्या है, और हवा पानी दिल्ली यही में प्रायोरिटी में रहेगी रेखा गुप्ता के। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ राजन मेघवाल जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। राजन जी, बहुत स्वागत है आपका। हालांकि कोशिश लगातार की जा रही है कि रेखा गुप्ता से बात हो सके, लेकिन क्योंकि वो मंदिर पहुंची हैं दर्शन के लिए, मीडिया भी कोशिश कर रहा है। देखिए, ये वही है श्वेता, ये वही हनुमान मंदिर है कनॉट प्लेस का, जहाँ अरविंद केजरीवाल भी जाते थे, और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और हमें रामलीला मैदान का भी महत्व समझना चाहिए। जहाँ पर ये शपथ ग्रहण हो रहा है, इस रामलीला मैदान का अपना महत्व है। इसका अभी से नहीं, दिल्ली में ऐतिहासिक महत्व है इस रामलीला मैदान का। ये वही रामलीला मैदान है जहाँ गांधी नेहरू परिवार के सदस्य रैलियां करते थे, और लाखों की तादाद में लोग उस रैली में जुड़ते थे, और कांग्रेस की लहर चलती थी। कांग्रेस का प्रिय मैदान हुआ करता था। आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी ने, खास तौर से अटल और आडवाणी ने यहाँ बड़ी बड़ी रैलियां की इसी रामलीला मैदान से, और जनसंघ और बीजेपी को सशक्त बनाने का काम किया। रामलीला मैदान क्योंकि एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर दिल्ली के बीचों बीच में है, ऐसे में वहाँ जाम भी लगता है जब इस तरह के बड़े कार्यक्रम होते हैं। और यही मैदान चुना इसलिए भी गया है कि यहाँ से एक राजनीतिक मैसेज जो पूरे दिल्ली में ही नहीं जाएगा, बल्कि पूरे देश में जाएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक महिला को बनाकर बागडोर सौंपने का जो काम किया है, एक संदेश देने का काम किया है, उसका मैसेज भी रामलीला मैदान से जाएगा। अब कांग्रेस तो रामलीला मैदान में उस स्थिति में नहीं रही कि बड़ी रैलियां कर सके, और अब भारतीय जनता पार्टी, ये वही रामलीला मैदान भी है जहाँ रामलीला होती है। और इसी रामलीला मैदान में आपको ध्यान है कि सोनिया गांधी को आपने कभी तीर कमान चलाते हुए देखा होगा दशहरे पे, राहुल गांधी को देखा होगा, पूरा गांधी परिवार भी मौजूद रहता है। तो ये वही रामलीला मैदान है। कांग्रेस पार्टी के लिए खोने को तो बहुत कुछ नहीं था, लेकिन 2% वोटर जरूर कांग्रेस पार्टी का बढ़ गया। यहाँ पर कांग्रेस प्लस में रही, और ये वही रामलीला मैदान है जहाँ से सहमत होंगे कि जहाँ से कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दावा किया था इसी रामलीला मैदान से कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी, हमारा मुख्यमंत्री होगा, और वो दिन आज है। हालांकि राजेंद्र मेघवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है राजेंद्र जी। बेहद अहम है, दिल्ली की हम बात करते हैं। भले ही आपकी मौजूदगी विधानसभा के अंदर ना हो, भले ही आपका एक भी विधायक ना हो, लेकिन टक्कर और ये चुनाव दिल्ली का आपने बड़े अच्छे से लड़ा था। कांग्रेस की मैं बात कर रही हूँ। कांग्रेस अपनी भूमिका क्या पा रही है अब दिल्ली में? 5 साल बीजेपी की सरकार रहने वाली है, आज शपथ ग्रहण भी है। देखिए श्वेता जी, जहाँ तक रेखा गुप्ता जी के चयन की बात है, तो ये बिल्कुल भी
अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम हमारे पूरे इस राजनीतिक परिदृश्य को देख रहे हैं, या मोदी जी का या योगी जी का युग देख रहे हैं, उसके अंदर जिस तरीके से मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग करके या मतलब गालीबाजी करके या तोड़ फोड़ करके जिस तरीके के नेतृत्व उभरा है, नए नेतृत्व के रूप में जो उभरा है, वो उसी तरीके का एक चयन है। और निश्चित रूप से भाजपा ने उन तमाम वर्गों को निराश किया है जो वर्ग उनसे उम्मीद लगाए बैठे थे, चाहे पंजाबी समुदाय की बात हो, चाहे जाट समुदाय की बात हो, चाहे गुजरों की बात हो, चाहे पूर्वांचलियों की बात हो, उन तमाम लोगों के साथ में जिस तरीके का छलावा किया। तो राजन जी, अभी आपने कहा अप्रत्याशित नहीं था रेखा गुप्ता का चयन, ऐसा क्यों? रेस में तो कई नाम थे, माना किसी और को जा रहा था। मैं बताऊं ना, आप उनकी योग्यता के अगर पुराने ट्वीट्स और पुराने उनके वीडियोस देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि भाजपा को या अभी का जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, उनके चयन में वो तमाम मापदंडों पे और उन तमाम योग्यताओं पे वो खरी उतरती है। जिस तरीके की उनकी भाषा है, अरविंद केजरीवाल जी की मां के बारे में जिस तरीके से कहा गया, या अरविंद केजरीवाल जी के जन्मदिन के ऊपर कहा गया कि उनके पास में उनके जन्म का वीडियो नहीं है, तो आज अपन एक तरफ पूरा हमारा सोशल मीडिया और पूरा देश मतलब रणधीर अहलूवालिया की अहलाबादिया के बारे में बात कर रहा है, लेकिन आज कम से कम इन राजनेताओं के बारे में जो गालीबाज राजनेता है या जो राजनीति की मर्यादा को गिराते हैं या हमारी महिलाओं के या बच्चियों के या बेटियों के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, जो हमारे सामाजिक या पारिवारिक जो संस्कार हैं उनके ऊपर प्रश्न लगाते हैं, तो उनके ऊपर भी आज बात की जानी चाहिए। निश्चित रूप से वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, तो दिल्ली में पहले भी 3 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है, जिसमें शीला जी के अब 3 कार्यकालों को आप अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से दिल्ली का स्वर्ण युग कहा जाएगा उसको, क्योंकि उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस तरीके से काम हुए, दिल्ली को जिस तरीके से आपको प्रदूषण मुक्त किया गया, जिस तरीके से आपकी CNG बसों के बेड़े तैयार किए गए, जिस तरीके से फ्लाईओवर्स बनाए गए, जाम से निजात दिलाई गई, जिस तरीके से शीला जी ने जो काम किया था, और ये दुर्भाग्य था हमारा 2013 के अंदर कि देश के अंदर एक कांग्रेस विरोध की जो लहर चली, जिस लहर की पैदाइश अरविंद केजरीवाल जी थे, अन्ना हजारे के मूवमेंट से निकले, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट से निकले, इनके पीछे कौन था ये भी आज पूरा देश जान चुका है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने उन 12 सालों के अंदर बहुत सबक लिए। हमने हमारे दिल्ली के अंदर हमारा सबसे मतलब प्रदर्शन गिरा है, लेकिन इस बार हमने वापस से जैसे बाउंस बैक किया है, तो निश्चित रूप से इतिहास में जाएंगे राजेंद्र जी। तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी थी, आपने शीला दीक्षित का जिक्र किया, आज भी लोग याद करते हैं जो दिल्ली का विकास हुआ, जो काम शीला दीक्षित ने कराए, और इसलिए शीला दीक्षित को मौका भी मिला कि 15 साल तक वो लगातार काम होना चाहिए, जनता के बीच में मौजूदगी होनी चाहिए। कार्यकाल, बेहतरीन कार्यकाल दिल्ली को दिए थे, और उस दिल्ली के आज आप हर वोटर्स की जुबान पे होगा जो उस दौर से है। आज के बच्चों को भी अगर वो दौर को पढ़ने का या देखने का मौका मिले, मतलब अपने माता पिता के द्वारा या दिल्ली की जो हालात, तो दिल्ली की जनता ने इसलिए तो भरोसा करके बदलाव के आम आदमी पार्टी को, उनको भी बार बार मौके दिए, इसके बाद भी जो दिल्ली की स्थिति थी, अब इसलिए फिर बदलाव किया दिल्ली की जनता ने। जनता तो बदलाव ही कर सकती है। एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ श्वेता जी, अभी जैसे हमारे मित्र योगेश जी कह रहे थे कि कांग्रेस, तो मैं बता दूं कि इसी रामलीला मैदान के अंदर साल में 3-4 रैलियां कांग्रेस पार्टी करती है और लाखों की तादाद वहां पे उमड़ती है। तो ठीक है, हमारी वहां सीटें नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत मजबूती के साथ में, और आपने नुकसान आम आदमी पार्टी को ही पहुंचाया है। नहीं, हम किसी को नुकसान नहीं, हम तो अपना जनाधार प्राप्त कर रहे हैं, हम अपना जनाधार प्राप्त कर रहे हैं, किसी का नुकसान होता है ये हमारा देखिए, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है तो मुझे लगता है कि वो बीजेपी पार्टी की मुख्यमंत्री नहीं है, वो दिल्ली की जनता की मुख्यमंत्री है। और हम आशा करते हैं कि डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो। बिल्कुल। और जो अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में जो योजनाएं चलाई थी, उनको आगे भी चलाए रखे दीर्घकालिक समय तक, और दिल्ली की जनता के लिए एक स्वर्णिम युग का शुरुआत हो। हम यही आशा करते हैं। और हम सड़क से लेकर विधानसभा से लेकर संसद तक जनता की आवाज को मुखरता के साथ उठाएंगे, और हम चाहते हैं कि देश में जमहूरियत बची रहे, अवाम के काम हो, और देश का जो वजीर आजम है वो कहीं ना कहीं देश की जनता और गरीब लोगों की ओर भी देखे,
जिससे कि देश के अंतिम से अंतिम व्यक्ति का भी विकास हो सके। अशोक जी, सरकार भले बीजेपी के दिल्ली में बन गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। विपक्ष में आप हैं, 22 आपके विधायक हैं, मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका भी निभाना होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कि सत्ता में नहीं है तो फिर ठीक है, लेकर विधानसभा से लेकर संसद तक आवाज को उठाएंगे और कहीं ना कहीं आंदोलन के जरिए, धरना प्रदर्शन के जरिए जो जनता की जो अभिव्यक्ति है, जनता के जो मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं हुकूमत के सामने रखेंगे। और हमारी आशा ये रहेगी कि दिल्ली की जनता के लिए जो वादे किए हैं उनको निभाया जाए। ठीक है भूपेंद्र ओझा जी, अब क्योंकि आम आदमी पार्टी भी जब सत्ता में आई, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, कई वादे किए गए थे। दिल्ली ज्यादा कुछ नहीं चाहती, दिल्ली चाहती है कि सांस लेना वहां पर मुश्किल ना हो, पानी की वहां पर किल्लत ना हो, और यमुना को लेकर जिस तरह से सवाल और जो तस्वीरें देखने को मिलती, कम से कम वो तस्वीर बदल जाए। भूपेंद्र जी, क्या मानते हैं आप, रेखा गुप्ता के लिए क्या बड़ी चुनौती रहने वाली है? चलिए वापस भूपेंद्र जी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन योगेश जी, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्या चैलेंजेस रहेंगे रेखा गुप्ता के सामने? वादे किए गए, मैनिफेस्टो में भी बहुत कुछ था, 27 साल बाद जब सत्ता में आ रहे हैं तो जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। चैलेंजेस क्या रहेंगे? देखिए, बड़ी चुनौतियां यहाँ पर रहेगी। जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली के पास नहीं है, दिल्ली के पास खुद की ताकतें नहीं है। रेवेन्यू जनरेशन का बड़ा सोर्स जरूर उनके पास है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस तंत्र दिल्ली के पास नहीं है। ऐसे में किस तरह से डबल इंजन की सरकार वहाँ पर इस डिमांड को पूरा कर पाती है? दूसरा सबसे बड़ा बात है कि चाहे जल हो, चाहे थल हो, चाहे वायु हो, सभी जगह प्रदूषण है। तो उन प्रदूषण के मुद्दे को किस तरह से दिल्ली हमें दूर करने का काम रेखा गुप्ता करेगी, जिससे दिल्ली का नागरिक, आम आदमी की, आम व्यक्ति जैसे हम लोग सांस लेते हैं, एक खुली और स्वच्छ वायु उसको मिल सके, एक बिना किसी पोल्यूशन के दिल्ली के लोग, दिल्ली के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सांस ले सके। आए दिन दिल्ली में पोल्यूशन के कारण स्कूल तक को बंद करना पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था कि केजरीवाल सरकार ने जिस तरह के काम किए थे निचले स्तर को साधने के लिए, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला स्कूल्स, ये तमाम कई तरह की एक केजरी मॉडल लेकर वो ले आए थे। अब बीजेपी की सरकार किस तरह से अपने मॉडल पर काम करेगी? घोषणाएं बीजेपी ने बहुत की है, महिला केंद्रित घोषणाएं बहुत है, रोजगार को आगे बढ़ाने की दिशा में बहुत काम किया है, दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने की दिशा में क्या कुछ काम होगा। जो अभी राजेंद्र जी बात कर रहे थे, शीला दीक्षित की सरकार, शीला दीक्षित की सरकार ने वो काम दिल्ली में किया था जो भूतो न भविष्यति। आज हम दिल्ली का जो रूप देखते हैं उसमें शीला दीक्षित का विजन अपने आप में बेहद सराहनीय है, और वो एक अलग तरह की अलग व्यक्तित्व था उनका, बहुत सरल उनका व्यक्तित्व था, किसी तरह का कोई दाग उनके ऊपर नहीं रहा। और शीला दीक्षित ने अपने कामों से 3 बार सरकार बनाई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की, बिल्कुल, और इसलिए जनता ने उन्हें बार बार चुना भी। भूपेंद्र जी भी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। योगेश जी, जो आपने बात कही उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए, भूपेंद्र जी आपसे सवाल रहेगा। मैं चुनौती की बात कर रही थी कि रेखा गुप्ता के लिए राह इतनी आसान नहीं रहने वाली है। पहली बार विधायक बन के पहली बार मुख्यमंत्री बनना, और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनना जहां पर शीला दीक्षित ने एक अलग गहरी छाप छोड़ी है। इस लिहाज से क्या चैलेंजेस आपको लगता है कि रहने वाले हैं रेखा गुप्ता के सामने? पिताजी, मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ जी। रेखा गुप्ता जी का राजनीतिक जीवन 1995 में दिल्ली छात्र संघ के चुनाव से हुआ था। उस समय अलका लांबा जी ने एनयूसीआई की तरफ से अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, इन्होंने विद्यार्थी परिषद की तरफ से महासचिव का चुनाव लड़ा, दोनों जीती। रेखा गुप्ता जी उसके बाद दूसरे चुनाव में फिर वापस खड़ी हुई अध्यक्ष के लिए, वो जीत गई और अलका लांबा जी हार गई। आज देखिए अलका गुप्ता जी कहाँ है और रेखा गुप्ता जी कहाँ है। इस चीज को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने शुरू से पहचान लिया था। आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 13 मुख्यमंत्री है, उसमें ये पहली मुख्यमंत्री बनने का महिला इस समय मौका रेखा गुप्ता को दिया, वो भी दिल्ली जैसी जगह पे जहाँ पूरे देश की निगाह रहती। रेखा गुप्ता जी के जीवन की कार्यशैली को आप देखेंगे तो इन्होंने महिला मोर्चा के अंदर बहुत लंबे समय तक काम किया। महिलाओं के देश के अंदर अभी मोदी सरकार ने महिलाओं का आरक्षण के लिए जो प्रावधान पास किया है उसको इस वर्ष अगले 2 साल में लागू होने वाला है।
जिस तरह संसद में पास हुआ है, जनगणना होने के बाद 2028 तक इसको लागू करने का प्लान है। अगर वो ऐसे समय में नेतृत्व के अंदर महिलाओं को अगर नहीं उभार पाती भारतीय जनता पार्टी, तो वो आगे उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 13 मुख्यमंत्री में से पहली मुख्यमंत्री के रूप में अभी इस समय कार्यकाल में रेखा जी को दिल्ली का बनाया। बिल्कुल, उसके लिए उनके काफी बड़ी जिम्मेदारी है सर जी, क्योंकि आज दिल्ली की जो मुख्यमंत्री बन रही है वो पूरे देश की निगाहें होती है। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल के हर कार्यक्रमों के मामले में देश भर में उसकी चर्चा होती है। देश के अंदर राजधानी होने से दिल्ली का विकास, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कहा है अभी कि मैं दिल्ली को दुनिया की सबसे राजधानी में से एक देखना चाहता हूँ, तो इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए रेखा जी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है कि वो प्रधानमंत्री जी उस वक्तव्य को सच करें। बिल्कुल। दूसरा एक बात और आपको बताना चाहता हूँ श्वेता जी कि रेखा गुप्ता जी 2 बार लगातार पार्षद देते समय उन्होंने महिला सशक्तिकरण के साथ स्वच्छता अभियान के लिए, उसके लिए शिक्षा के लिए बहुत काम किया है। उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई कार्य हुआ है तो वो सबसे ज्यादा शिक्षा का हुआ है। वहाँ पे शिक्षा का उन्होंने कई विद्यालय खोले हैं, वहाँ पे चालू किए। दक्षिण दिल्ली में जो मेयर रही है उसकी, वो उस मेयर के समय भी उन्होंने सबसे ज्यादा अगर कोई काम किया तो स्वच्छता के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और दिल्ली में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो उनके लिए वो एक चैलेंजिंग काम को पूर्व में कर चुकी है, अच्छा कर चुकी है। तो इससे ये आशा बनती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो उनको चुना है उसका सुखद परिणाम रहेगा। क्योंकि बेहद अहम है, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि खास रेखा गुप्ता, और जिम्मेदारी इसलिए भी कि देश की अगर महिला मुख्यमंत्रियों की बात करें तो 18वीं महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता आज शपथ लेने वाली हैं। चलिए अहम तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के अहम दौरे पर है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर पहुंचे हैं सीएम। धर्मेंद्र प्रधान से नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दिल्ली में उनकी मौजूदगी है, आज शपथ ग्रहण समारोह में भी वो शिरकत करेंगे।